Hello everyone, today we are going to start the chapter Challenges of Nation Building, Class 12th, book name Politics in India Since Independence. तो ब्रॉडली हम आने वाले 3 चैप्टर्स में बेसिकली 3 चैलेंजेस की बात करेंगे. द फर्स्ट और फॉरमोस्ट चैलेंज वॉज टू शेप अ नेशन. ऑलराइट, टू शेप अ नेशन. नोट डाउन कर लेना बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस हियर टू राइट डाउन. The next challenge was to establish democracy. And the third challenge was to ensure development and well-being of people, especially poor and disadvantaged. So, आने वाले 3 चैप्टर्स में हम लोग एक एक करके ब्रॉडली 3 चैलेंजेस की बात करेंगे. तो now let's move to the next page. चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन. क्या क्या चैलेंजेस आए हमारी न्यू नेशन के लिए. तो क्या चैलेंजेस थे हमने कुछ पढ़ लिया. अब इस पेज के अंदर जो क्वेश्चंस डिस्क्राइब्ड हैं दैट इज अबाउट एमसीक्यू क्वेश्चन कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिली. मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947. हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे. जवाहरलाल नेहरू. अब इन्होंने क्या किया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी नाम की स्पीच दी. अब ये ऐसा मूवमेंट था जिसकी इंडियंस बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. तो हम लोग पिछली टेक्स्ट बुक में पढ़ के आए हैं कि हमारे नेशनल मूवमेंट यानी हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारी आवाज़ें उठी, बहुत सारे ओपिनियंस थे, बट 2 गोल्स ऐसे थे जिन्हें हम ट्विन गोल्स के नाम से भी जानते हैं. ट्विन गोल्स के नाम से भी हम जिन्हें जानते हैं. 2 गोल्स ऐसे थे जिन पर इन सब लोगों ने अग्री किया. पहला गोल कि आज़ादी के बाद हम अपनी कंट्री को चलाएंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है. एक रूलर और एक वोटर. वोट में जो जीता उसकी पीपल का रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली इलेक्ट होता है ना. दिस इज डेमोक्रेटिक रूल कि जनता अपने लीडर को चुनती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है जो आगे जाकर उसकी बात, हमारी बात आगे रखते हैं. दिस इज डेमोक्रेसी. और दूसरी चीज जिस पर सबने अग्री किया वॉज कि हमारी जो गवर्नमेंट चलेगी, द गवर्नमेंट वुड रन फॉर गुड फॉर ऑल. गवर्नमेंट चलेगी लोगों के भले के लिए. लोगों का भला इन द सेंस स्पेशली पुअर और डिसएडवांटेज का भला. तो भाई ये सारा कुछ हो गया. डिसएडवांटेज ग्रुप. अब ये कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई. एक बात कि जब हमारे मिडनाइट यानी आधी रात को हमने ये अनाउंस कर दिया कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, ओनली अ सिंगल अनाउंसमेंट. बहुत वॉर वायलेंस वगैरह चल रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच भी. पार्टीशन में भी ब्रिटिशर्स ने भी उसी टाइम पर इंडिया को छोड़ दिया. ब्रिटिश रूल तब भी एंड हो गया. अब क्या कर सकते हैं. 1947 के ईयर पर क्वेश्चन आता है. 1947 का ईयर था was the year of unprecedented violence, trauma of displacement and multiple challenges. Multiple challenges, unprecedented violence, trauma मतलब shock of displacement. अब 1947 पर क्वेश्चन आएगा. इसे नोट्स में आप लोग 1 by 1 नोट करते जाइए. अब ये हो गया. अब इसके बाद में टर्मोइल जो आया, दैट टर्मोइल वाज पार्टीशन ओनली. अब ये पार्टीशन आया कैसे. तो इस पार्टीशन को ना आगे लाया था मुस्लिम लीग ने.
इन्होंने कहा कि ब्रिटिश इंडिया जो है इसमें दो रिलीजियस मेजॉरिटीज हैं, पहली हिंदू और दूसरी मुस्लिम्स। हिंदू के लिए हिंदुस्तान ऑलरेडी है, मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन की डिमांड की गई मुस्लिम लीग के द्वारा। फाइन, इसको हम लोग मुस्लिम लीग के द्वारा, और इसका बेसिस था रिलीजियस मेजॉरिटी। रिलीजियस मेजॉरिटी। आगे देखते हैं। अब 3 चैलेंजेस की हमने बात कर ली। पहला, शेप अ नेशन। 3 kinds of challenges faced by India. Shape a nation that was united yet accommodative to diversity. तो हम कहते हैं कि हमारी इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा कल्चर फॉलो होते हैं, अलग अलग रीजन, अलग अलग लैंग्वेज, यूनिटी है, फिर भी हमारी कंट्री एक है। ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हमारी कंट्री एक रहे। लेकिन ऐसा माना जाता था कि ये कंट्री कैसे इतने सारे डाइवर्सिटी के बाद यूनाइट रह सकती है, ऐसा माना नहीं जाता। लेकिन अब ऐसा होने लगा था कि हमारी कंट्री आज की डेट में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो डिफरेंट कल्चर बोले थे, रिलीजन बोले थे। अब यहाँ पे ऐसा था कि क्या इंडिया सरवाइव कर पाएगा। अब सेकंड चैलेंज क्या था, डेमोक्रेसी लाना देश में। डेमोक्रेसी लाना, भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा है कि वोट का राइट हमें है, वोटिंग राइट हमें है, फंडामेंटल राइट्स हमें है, सिटीजन राइट है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लाई हमने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई हमने। तो ये सारा कुछ फ्रेमवर्क हुआ, और इसको खाली लिख देने से कुछ नहीं होगा, इसको हमें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं। तो ये डेवलपमेंट प्रैक्टिस में भी लाना था, डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में भी लानी थी, ये चीज़ें हमें करनी थी। थर्ड चैलेंज, इंश्योर डेवलपमेंट और वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली सम सेक्शंस। हेयर अगेन स्पेशल प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसे दी गई भाई, जो सोशली डिसएडवांटेज थे, क्योंकि भाई उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने इनका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था। रिलीजियस कल्चर कम्युनिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लेकर आया। अब ये सारा कुछ अचीव करने वाला था। अब रियल चैलेंज क्या था, इफेक्टिव पॉलिसीज डेवलप करना, इकोनॉमिक ग्रोथ लाना। क्यों, क्योंकि भाई उस पीरियड टाइम में हमें क्या करना था, पॉवर्टी से अपनी देश को उभारना था। तो हम ये फर्स्ट चैलेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज पार्टीशन या फिर शेप अ नेशन। शेप अ नेशन के अंदर हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज पार्टीशन। पार्टीशन ये हमारा फर्स्ट चैलेंज है टू शेप अ नेशन। पार्टीशन के बाद हमने अपनी कंट्री को कैसे बनाया। सेकेंडली, प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स जो किंग्स या फिर प्रिंसेस द्वारा रूल की जाती थी। अब इंडिपेंडेंस के टाइम जब हमारी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई थी स्टेट्स में, यहाँ पर 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में, यानी उन्हें इंडियन यूनियन का पार्ट बनाने में सरदार पटेल ने बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया था। एंड द थर्ड, अंडर टू शेप अ नेशन इज
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इसके लिए रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फाइन, जो लैंग्वेज कर बेसिस पर हमारे को डिवाइड कर रहा था इनटू स्टेट्स। खत्म। डॉन ऑफ फ्रीडम, फैज अहमद फैज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट वन इज कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भार संभाला ऑफ द पाकिस्तान। बस, फैज अहमद फैज ये पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना। अमृता प्रीतम। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। रिहैबिटेशन का मतलब दोबारा से घर बसाना। तो 15 अगस्त 1947 को 2 नेशन स्टेट्स में हमारा इंडिया डिवाइड हो गया। अब ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पे बॉर्डर है। 2 नेशन थ्योरी अडॉप्टेड बाय मुस्लिम लीग, ये सारा मैं समझा चुकी हूँ। अब इसमें आपका मुस्लिम लीग की ये डिमांड कि हम इंडिया को डिवाइड कर दें इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये कांग्रेस के बिल्कुल फेवर में नहीं था। बेचारा कांग्रेस नहीं चाहता था कि और डिवीजन हो कंट्री में। बट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई 1940 में। पॉलिटिकल कंपटीशन हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। ब्रिटिश रोल, ये 3 हैं। व्हाट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? वेरी नाइस क्वेश्चन। रीजंस फॉर पार्टीशन, कॉजेज, ये रहे कॉजेज, प्रॉब्लम्स और कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट, ये 3 चीज़ें। कॉजेज यहाँ इन 2 लाइनों में हैं। पहला, डेवलपमेंट्स हुई काफ़ी 1940s में। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। और तीसरा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई। प्रोसेस क्या हुआ? तो देखो, आइडिया प्रोसेस देखो। अब यहाँ पे जब ये डिसाइड हो गया, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, डिसाइड कर लिया कि हाँ हम भाई डिवाइड कर देंगे, तो ये पेनफुल नहीं था भाई, ऐसा था। तो ये डिवीज़न ना तो सिर्फ पेनफुल होने वाला था, ना तो सिर्फ ये दर्दनाक था, बट काफ़ी मुश्किल भी था। क्योंकि हमें लग रहा होगा कि हाँ इंडिया था, इंडिया को आधे पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसा ऐसा। ये मान लो ये अपना इंडिया है, इसको ऐसे बिस्किट की तरह हमने ये इंडिया बना दिया और ये पाकिस्तान बना दिया, ऐसा था नहीं। ये आइडिया सिंपल नहीं था। क्या है, हमारे इंडिया में 2 जगह ऐसी थी जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में रहते थे, एक ईस्ट साइड पर और एक वेस्ट साइड पर। तो अब कोई ऐसा तरीका नहीं है जहाँ से हम ईस्ट और वेस्ट को क्या करें, ज्वाइन कर दें। और जब ईस्ट और वेस्ट को हम ज्वाइन नहीं कर पाए तो हम कहेंगे कि हमारे इंडिया को इन्होंने 2 साइड से डिवाइड किया, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक आज के टाइम का पाकिस्तान, दैट इज वेस्ट पाकिस्तान। आज के टाइम का पाकिस्तान। अब ईस्ट पाकिस्तान कौन सी देश है वह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्या था, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट। देखो, ईस्ट और वेस्ट को हम ज्वाइन नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, बेसिकली पंजाब और एक और स्टेट है अपनी बंगाल, यहाँ पर कुछ एरियाज में मुस्लिम मेजॉरिटी में थे और कुछ में हिंदू मेजॉरिटी में थे। वही सेम यहाँ पे था। ये पंजाब का एरिया है, यहाँ ये एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी रहती है, यहाँ ये रहता है। तो ऐसा करके हमने ईस्ट पंजाब और
वेस्ट पंजाब भी डिवाइड किया था अगर है तो, ठीक है, कश्मीर भी डिवाइड किया था। तो पंजाब और बंगाल ऐसा हुआ। तो ये दो एरियाज ऐसे थे जहाँ हिंदू मुस्लिम फिर से डिवीजन हुआ, यानी इसके लिए एक टर्म यूज की गई है बाइफर्केशन। भाई तुम ले लो डिवीजन और छोटे लेवल पर ले लो, तो ये डिवीजन होती गई। तो पंजाब और बंगाल ऐसे दो प्रोविंसेस जहां पर मुस्लिम और हिंदू और मेजॉरिटी में थे। थर्ड प्रॉब्लम हो गया। तो ये डिसीजन 14-15 अगस्त को नहीं लिया गया था, पहले बता दूं। ये डिसीजन नहीं लिया गया था। पार्टीशन के लिए सिर्फ एक सिंगल अनाउंसमेंट हुई थी 14-15 अगस्त की आधी रात को। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आया। थर्ड प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। अब फोर्थ प्रॉब्लम क्या थी भाई? मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी दोनों साइड्स पर थी और यहाँ अनाउंसमेंट सिर्फ पार्टीशन की एक ही हुई। तो माइनॉरिटीज दोनों साइड पर थी। माइनॉरिटीज मतलब भाई ऐसा था कि ये इंडिया का बॉर्डर, ये पाकिस्तान का बॉर्डर। अब कुछ लोग ऐसे जिन्हें पता ही नहीं जाना कहाँ पे है ना, जिन्हें पता ही नहीं जाना कहाँ पे है। तो पंजाब, बंगाल, दिल्ली, इन सारे एरियाज में इन लोगों को ऐसे ट्रीट करने जाना लगा कि ये लोग एलियंस हैं। अपने ही लैंड पर जाना ही नहीं पड़ा बहुत कि इधर जाएं इधर जाएं, इन्हें ही नहीं पता, ठीक है। तो ये मेजॉरिटीज माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली। अब क्या हुआ, एक प्रॉब्लम रह गई। हाँ जी, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सेकंड नंबर की प्रॉब्लम, दैट इज कि जितने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, मुस्लिम कम्युनिटीज थी, वो सारी नहीं चाहती थी कि हम लोग पाकिस्तान का पार्ट बने। फॉर एग्जाम्पल खान अब्दुल गफ्फार खान, ये कौन थे? NWFP के लीडर, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि भाई मुस्लिम लीग के कॉन्सेप्ट को, इन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था। लेकिन इन्हें हार मान के बेचारों को जाना ही पड़ा। इन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। तो यहाँ इन्हें पाकिस्तान के साथ जाना ही पड़ा। अब कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके परिणाम क्या हुए, उसका रिजल्ट क्या आया? तो पहला तो लार्जेस्ट अनप्लान्ड ट्रेजेडिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। अनप्लान्ड ईयर था ये, बिल्कुल ही अनप्लान्ड, क्योंकि भाई पार्टीशन जो है सिर्फ एक सिंगल अनाउंसमेंट पर ही कर दिया गया था। किसी को कुछ आइडिया नहीं था कौन किधर जाएगा। बहुत सारी दंगे वंगे हुए, किलिंग्स हुई, एट्रोसिटीज हुई। और यहाँ पे एट्रोसिटीज मतलब लूटपाट वगैरह, बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। तो रिलीजन के नाम पे लोग, एक कम्युनिटी के नाम पे जो लोग रह रहे थे, वो दूसरी कम्युनिटी को मारने लगे। अब लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, ये लोग बन गए कम्युनल सेंटर्स। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता कम्युनल जोन्स बन गए। ये तीन जगहें जहाँ पर सबसे ज़्यादा किलिंग्स हुई कम्युनिटीज़ के बीच में, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई कम्युनिटीज़ के बीच में। ऑलराइट, तो ये देखो, जो हिंदू है वो
मुस्लिम से दूर हुआ, मुस्लिम सिख से दूर हुआ, ऐसे ही सिख हिंदू से दूर हुआ, करते करते ये लोग सारी कम्युनिटीज एक दूसरे से हुई जुदा। अब लोगों को अपने घर खाली करने पड़े बॉर्डर्स में। अब यहाँ पे सफरिंग्स, माइनॉरिटीज वर्स्ट सफरर्स थी, और ये माइनॉरिटीज एक जगह पर रहती थी, दैट इज रिफ्यूजी कैंप्स। व्हाट? रिफ्यूजी कैंप्स। तो लोग का यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप्स जो माइनॉरिटीज है, तो ये लोग बॉर्डर पे अपना टेंट वेंट लगा के या तो पूरे महीने या पूरी जिंदगी या कुछ साल इन रिफ्यूजी कैंप्स में बिता देते थे। माइनॉरिटीज के लिए ये फ्रीडम जो है, आज़ादी का मतलब था अपने घर को छोड़ के चले जाना, अपनी लाइफ रिफ्यूजी कैंप्स में स्पेंड कर देना। तो ये लोग, इनके लिए बहुत डिवीजन था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वर्स्ट सफरर्स थी इसके लिए वुमेन, क्योंकि देखो वुमेन जो थी उनकी कंडीशन सबसे खराब थी। पहले तो ये फोर्सली मैरिज कर दी जाती थी, इनके साथ समथिंग दिस मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये लोग फैमिली ओनर के नाम पर अपने आप मार दी जाती थी, फैमिली द्वारा ही मार दी जाती थी। वुमेन वर्स्ट सफरर्स थी भाई। फोर्स मैरिज कर ली किसी ने, आलिया दबोच लिया, खत्म। और यहाँ पे चिल्ड्रन जो है बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए, फैमिली सेपरेट होगी। अब ये 80 लाख पीपल मिसप्लेस हो गए और 5 से 10 लाख लोग मार दिए गए। हमारे पास डेटा भी नहीं है, ऐसा सब कुछ हुआ, ठीक है। यहाँ पे राइटर्स और पोइट्स, फिल्म मेकर, तो इसको हम लोग किलिंग्स और सफरेंस को बताते हैं कि ये डिवीजन ऑफ हार्ट्स हैं। टाइप राइटर्स का डिवीजन हुआ, टेबल चेयर, असेंबली, बैचेस, पुलिस, ये सब का भी डिवीजन हुआ। टेबल चेयर तक का डिवीजन हो गया भाई सब, इतना खतरनाक था ये। अब देखो यहाँ पे ये सारा कुछ हुआ। तो ये हुआ सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्ट्रेन्स। तो पार्टीशन अनदर डीपर इशू लेकर आया। तो कुछ लोग टू नेशन थ्योरी पर बिलीव करते थे, लेकिन क्या इंडिया हमारी पूरी तरह से एक हिंदू नेशन बन गई थी? बिल्कुल भी नहीं। पार्टीशन के बाद भी हमारे पास माइनॉरिटीज थी, जैन्स थे, सिख्स थे, क्रिश्चियन थे, बुद्धिस्ट थे, 12% मुस्लिम्स भी थे। ओके, तो यहाँ पर टू नेशन थ्योरी में ऑटोमेटिकली क्या ऐसा नहीं था, ज्यूज, पारसीज, ये सारे आ गए। तो अब भाई मुस्लिम लीग ने मुस्लिम को बचाने के लिए और ऐसे ही सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस भी बचे होंगे, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अडॉप्ट किया सेक्युलरिज्म का फंडा। सेक्युलरिज्म कोई रिलीजन नहीं है, रिलीजन के बेस पर डिवीजन करना बंद करो। तो इंडिया ने सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया। तो भाई कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी जो भाई हमें चाहते होंगे कि हम हिंदू बने, है ना। तो ये सारा कुछ ऐसा हुआ था। अब देखते हैं, लेकिन नहीं, इंडिया ने भाई सेक्युलरिज्म का आइडिया अडॉप्ट किया और सिटीजन को ज़्यादा भाव दिया, एज एन इंडिविजुअल ज़्यादा भाव दिया, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका रिलीजन क्या है, उनकी कास्ट क्या है, उनका कल्चर क्या है। तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रॉब्लम क्या थी, ब्रिटिश इंडिया जो था उसको हमने डिवाइड किया था, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, हिंदुस्तान। अब दिक्कत क्या आई,
पार्टीशन हो गया, खत्म होगी कहानी। अब इंडिया पे आते हैं। इंडिया क्या था कि 1/3 जो पार्ट था या 1/4 पार्ट था, ये ब्रिटिश इंडिया का 1/4 एरिया प्रिंसली स्टेट्स के अंदर था। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब वो स्टेट्स जो कि राजा द्वारा रूल की जाती है। कैसे हमने इनको इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया, कैसे हमने इनके सब कुछ मैनेज किया। हेयर इमर्जेस रोल ऑफ सरदार पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम करेंगे। अब क्या होता है, प्रिंसली स्टेट्स 565 थी, मैंने पहले ही बता दिया। अब प्रिंसली स्टेट्स जो थी, ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश ने जब अपना रूल यहाँ खत्म किया तो प्रिंसली स्टेट से बोला कि तुम या तो इंडिया का पार्ट बनो, या पाकिस्तान का पार्ट बनो, या इंडिपेंडेंट रहो। तो रूलर क्या चाहेगा, एक मोनार्क क्या चाहेगा? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस। तो भाई अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट क्या ब्रिटिश रूल के टाइम पर भी थी? जी हाँ, बिल्कुल थी। यहाँ पर इंटरनली ये लोग फ्री थे। एक ब्रिटिश का डॉक्यूमेंट था पैरामाउंट टेसी, जब तक ये अग्री करते थे तब तक ये फ्री रहते थे। तो ब्रिटिश वगैरह इनसे टैक्स वसूल या कुछ कर लेते होंगे, तो कुछ हद तक इन्हें ऐसा दे दिया जाता था। तो प्रॉब्लम ये आई कि 565 इंडिपेंडेंट हो गई। अब गवर्नमेंट ने देखा कि सारे इंडिया, पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट, तो एज दे विश्ड डिसीजन वाज लेफ्ट टू द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। बट ये सीरियस प्रॉब्लम थी, क्योंकि भाई यूनाइटेड इंडिया कैसे होता, फिर प्रिंसली स्टेट्स होती तो और भी ज़्यादा डिवीजन हो जाती। अब क्या हुआ, पहले एक ट्रावनकोर नाम की प्रिंसली स्टेट्स है, उसने कहा कि स्टेट डिसाइडेड कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। उसके बाद हैदराबाद का रूलर था निज़ाम। निज़ाम ने कहा कि भाई हमने ये किया, और स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट इसने साइन कर दिया। नवाब ऑफ भोपाल ने भी भाई सारा कुछ एवर्स मतलब अपोज कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लिए। तो अब प्रिंसली स्टेटमेंट दैट कि अगर इंडिपेंडेंस आनी थी तो रियल पॉसिबिलिटी कि सारे नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज में आ जाएंगे, तो डेमोक्रेसी की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ये स्ट्रेंज सिचुएशन थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस यूनिटी का एम था, सेल्फ डिटर्मिनेशन का एम था, लेकिन नहीं था। तो ये सारा कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स तो कैसे ही देता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्म स्टैंड उठाए, पॉसिबल डिवीजन, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहाँ पे स्टेट्स फ्री टू अडॉप्ट द कोर्स लाइक। तब सरदार पटेल डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमिडिएटली। तब इंडिपेंडेंस में क्रूशियल रोल डिप्लोमेटिकली ब्रिंगिंग आउट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन। तो यहाँ पे 26 स्मॉल स्टेट्स थी इन टूडेज ओडिशा। तो ये सारा कुछ इन्होंने भाई साहब या तो इनको एडवाइस दे के, या फ्रेंडशिप करके, या फिर फोर्स यूज़ करके इनको इंस्ट्रूमेंट दिया, ऑटोनॉमी ऑफर की, प्रीवी पर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन लोगों से साइन करवाया, उन प्रिंसली स्टेट से साइन करवाया जो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। तो ये सरदार पटेल ने लेटर लिखा था, इसे आप पढ़ लेना। हैदराबाद और मणिपुर का इंटीग्रेशन सबसे मुश्किल था। हैदराबाद की बात करें तो इसका निज़ाम रूलर था जो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन था। तो भाई इंडियन बाउंड्री से यह सारा कुछ सराउंडेड था। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र उस टाइम पर ये हैदराबाद के अंदर आते थे। तो निज़ाम जो है, और इसकी फोर्स का नाम था रजाकर्स। निज़ाम ने क्या कहा कि भाई सबने
स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर ली निज़ाम ने, ठीक है, इंडिया नवंबर 1947 को। तो नेगोशिएशन यानी ये भाई साहब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कैसे करें, उतने में इसने ये सारा कुछ कर दिया। तो पीपल मोनार्क तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, अकड़ू से। लोगों ने कहा कि हाँ हम इंडियन यूनियन का पार्ट बनेंगे, तेरी ऐसी की तैसी। तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ विमेन, विलेजर्स, पीजेंट्स सब इसके रूल से बहुत तंग थे। तो सून यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और यहाँ औरतों तक ने ज्वाइन किया कि तू जा, हमें चाहिए नहीं, तू दफा हो यहाँ से। तो ये ऐसा था, बट ये डोमिनेंट था काफ़ी। लेकिन फिर ये नर्व सेंटर बन गया ऐसे मूवमेंट्स का। तो कांग्रेस ने क्या किया, अब रजाकर्स फोर्स ने क्या किया भाई, ऐसा करते कि नॉन हिंदू जो वुमेन्स होती थी उनके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया। तो अब ये ऐसा हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भाई रजाकर्स एक आर्मी थी इसकी बस, तो वहाँ पे ये ऐसा कुछ हुआ। तो उनके बाउंड्स, उनको अपनी हदें ही नहीं पता, सब हदें पार कर चुके। तो ये देखो पैरामिलिट्री फोर्स रजाकर्स थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनल नेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्मी भेजनी पड़ी, निज़ाम फोर्सेस। अब उसके बाद लड़ाइयाँ चलती रही और यहाँ पे हैदराबाद सेशन टू इंडिया। अब मणिपुर का राजा बोधा चंद्रा सिंह, ठीक है। तो ये कार्टून बोधा चंद्रा सिंह को डिपिक्ट कर रहा है। ये अपना ये राजा है, ये प्रिंसली स्टेट्स के रहने वाले सिटीजन्स हैं, ये पाटेल अंकल हैं पाटेल अंकल हैं बेचारे अपने भोले भाले सीधे साधे। तो देखो महाराजा ऑफ मणिपुर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करके बैठा था। अब यहाँ पे जून 1948 में इलेक्शन आया और ये ऐसा मणिपुर फर्स्ट स्टेट था जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के जैसे इलेक्शन हुए थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के मेथड से इलेक्ट हुए थे, पब्लिक प्रेशर के अंडर ऐसा हुआ था। लेजिस्लेटिव असेंबली डिफरेंसेस थे क्योंकि यहाँ प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करने से पहले या कोई भी डॉक्यूमेंट साइन, मर्जर एग्रीमेंट सितंबर 1947 मर्जर एग्रीमेंट साइन की थी यहाँ। तो मर्जर एग्रीमेंट साइन करने से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर से नहीं पूछा गया। तो यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट। अब हो गया हैदराबाद मणिपुर की इंटीग्रेशन हमने पढ़ ली। रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 1953 में। 1953 में जब इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने टास्क दिया कि तुम लोग हाँ लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर जो भी है तुम रीऑर्गेनाइज करो, रिपोर्ट दो हमें। एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है पोटीश्री रामामल्लू, जिन्होंने भाई दलित्स के लिए ऐसा किया कि कहाँ गया, है ही नहीं, वेट आ गया। तो इन्होंने कहा कि विशाल आंध्रा मूवमेंट, पोटीश्री रामामल्लू ने कहा था कि टेम्पल्स जो है आंध्रा स्टेट की डिमांड की थी। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद यहाँ पे आंध्रा मिला। अब आंध्रा की देखा देख और सारी स्टेट्स ने किया, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया तो रीऑर्गेनाइज ही कर दे। 1956 में रिपोर्ट सबमिट की, यहाँ पे और ज़्यादा स्टेट्स बन गई लैंग्वेज के बेसिस पर। तो यहाँ सारा कुछ हुआ थ्रू सेंट्रल लीडरशिप। तो नेशनल लीडर्स ने कहा कि भाई साहब हम क्या करेंगे, इन्हें अलग लैंग्वेज दे देंगे, लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेसिस पर हम लोग ऐसा कुछ कर लेंगे। पहले लैंग्वेज के बेसिस पर हुई, लैंग्वेज के बेसिस पर आंध्र प्रदेश ऐसा था, तमिल तेलुगु स्टेट्स, मद्रास। तो यहाँ पे सारा कुछ वेरिफिकेशन होता।
पोटी श्री रामामल्लू 56 डेज का फास्ट रखता है आंध्र स्टेट के लिए, और 56 डे पे यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। और 1950 समथिंग में, दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश बनता है। ये पहला अपना स्टेट है जो लैंग्वेज के बेस पर क्रिएट हुआ था। ओके, आंध्र प्रदेश भाई साहब अदर आगे। अब इलेक्शन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में आया। अब यहाँ पे बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे 1956 में आया। तो कितनी स्टेट्स? 14 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। अब ये कार्टून है, ये अपना ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या इतनी सारी को इसमें कॉक्सिंग द जेनबैक आस्क्ड द स्टेट इफ द रीऑर्गेनाइजेशन, तो जेनिन ऐसा कुछ कर सकती है। तो भाई इम्पोर्टेंट कंसर्न्स थी कि सेपरेट स्टेट्स वाले, तो यूनिटी इन डेंजर होगी, लेकिन नहीं, लेकिन लीडरशिप और पॉपुलर प्रेशर, तो यहाँ पे चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो या तो रीऑर्गेनाइजेशन होता, तो अकोमोडेशन रीजनल डिमांड्स की भी अकोमोडेट कर ली कि हाँ ले लो, सबका ख्याल रखा गया। तो 50 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बने हुए, लेकिन लिंग्विस्टिक स्टेट्स और मूवमेंट्स जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर बदल कर रख दिया। तो देखो, और यूनाइट हो गई कंट्री। अब ये बॉक्स पढ़ना ज़रूरी है कि कौन सी स्टेट कौन से ईयर में बनी थी। एंड विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर। तो ऐसा कुछ डिफरेंसेस एक्सेप्ट है, तो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। सबसे पहले तो गुजरात महाराष्ट्र 1960 में बने थे, बॉम्बे से सेपरेट होके। पंजाब और हिंदी, पंजाब 1966 में बना था, और अदर स्टेट्स लाइक समथिंग 1956 में बनी थी। तो देखो, नॉर्थ ईस्ट में 1972, मेघालय असम से बाहर आ गया 1972 में, त्रिपुरा, और यहाँ पे सब कुछ त्रिपुरा और मणिपुर आ गया, मिजोरम अरुणाचल 1987, नागालैंड और 1963 में बना। लैंग्वेज के अलावा आज झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 कल्चर के बेसिस पर डिवाइड कर रहे थे। आज भी कुछ स्टेट्स क्या कर रही हैं, डिमांड करती हैं कि हमारा जो डिवीज़न और करो। पहले रिलीजन के बेस पर हुआ, फिर लैंग्वेज के बेस पे हुआ, अब कल्चर के बेस पे होगा। लैंग्वेज के बेस पे, फिर कल्चर के बेस पे। एंड विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।